Today we have structural properties of nanomaterials to discuss. Whenever we talk about the structural properties of nanomaterials, it means we have to deal with the structural, if we are talking about the crystalline material, because we have solid nanoparticles in powder form. So we have to deal with crystalline solids. Okay, we have powders and material is crystalline. So you will have to deal with crystalline solids. Whenever we talk about crystalline solids, before going to the detail, we must know about the lattice, crystal lattice. Mean three-dimensional arrangement of atoms, ions or molecules, because we have nanoparticles, they can be in oxide form or metallic nanoparticles. तो अब क्या होता है कि थ्री डिमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का पैटर्न बनता है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और जब भी हम लैटिस की बात करते हैं, तो जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लैटिस में आपके पास अरेंजमेंट होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रॉपर अरेंजमेंट में आते हैं। फिर उनके लैटिस पैरामीटर्स आपको पता है वो क्या होते हैं, उसको भी हम बात करेंगे। फिर स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज में एक तो आपको स्ट्रक्चर का पता जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का किसी भी मटेरियल का, जो कि आप नैनो मटेरियल्स की बात करते हैं। ये चीज़ जो है ये एक और इन्फॉर्मेशन भी देती है, वो ये कि शेप क्या है, वो जो नैनो पार्टिकल है उसकी शेप क्या है वो भी हमें आइडिया हो जाता है। जब हमें लैटिस का पैरामीटर्स का आइडिया हो जाता है कि ये हैं, तो शेप्स का भी आइडिया हो जाता है। फिर हमें कंपोजिशन का भी आइडिया हो सकता है। फिर डिफेक्ट्स के बारे में भी हम बात करते हैं कि जी वो डिफेक्ट्स कौन से होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उन डिफेक्ट्स को भी आप पढ़ते हैं। फिर उसके साथ जो है हम ये देखते हैं कि जो मटेरियल है, जब उसका कंपोजिट या डोपिंग की जाती है या कोई टेम्परेचर चेंज किया जाता है ड्यूरिंग सिंथेसिस, तो उस पर कुछ स्ट्रेसेस आती हैं स्ट्रक्चर में, उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। एलिमेंटल कंपोजिशन को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाइब्रेशन भी स्ट्रक्चर में आती हैं, उनको भी स्टडी करते हैं कि कौन सा मटेरियल आने से वाइब्रेशन में क्या चेंजेस आए, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम कैसे चेंज हुआ, उसको भी स्टडी करते हैं। तो इसमें जो हम यूजली जो है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि हम ये टेक्निक्स हैं यूज करते हैं। उनमें एक टेक्निक है जिसको आप कहते हैं एक्स रे डाइफ्रैक्शन। इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और भी है, मगर आज हमने जो बात करनी है वो करनी है एक्स रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस पे, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम यूज करेंगे एक्स रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस, इस पे हम बात करते हैं। आज का लेक्चर हमारा एक्स रे डाइफ्रैक्शन के लिए है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मसलन हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, हम वाइब्रेशनल FTIR को भी यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, उसकी कुछ वाइब्रेशन को चेक करने के लिए। फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा अच्छा टूल है जो कि कहलाता है कि एक्स रे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको आप कहते हैं XPS, ठीक है। वो भी बहुत एलिमेंटल कंपोजिशन और सरफेस एनालिसिस, उसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देता है कि सरफेस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, सरफेस पे क्या क्या उसके इंफॉर्मेशन हैं, वो भी हमें उससे मिल जाती है। तो आज फॉर टुडे वी हैव एक्स रे डाइफ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए कि डाइफ्रैक्शन क्या होती है, तो ये एक स्कैटरिंग, सम सॉर्ट ऑफ स्कैटरिंग होती है और फिर लाइट डाइफ्रैक्ट होती है। तो वो जो डाइफ्रैक्शन है, ठीक है, और उसको फिर हमने देखना है। और इसके लिए जो एक्स रे डाइफ्रैक्शन है, इसमें आपके पास एक्स रेज यूज होती है। एक्स रे क्या होती है, एक्स रे एक आपके पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है। जिस तरह आपके पास
वो डायफ्रैक्शन को भी हम बात करते हैं कि डायफ्रैक्शन क्या होती है। तो एक्सरे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मगर इसकी एनर्जी जो है वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी? एक्सरे। तो ये हाई एनर्जी रेज होती है जो आपका मटेरियल है, तो जो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको आप क्या कहते हैं? XRD। ठीक है, XRD इंस्ट्रूमेंट आपने नेम सुना होगा, XRD इंस्ट्रूमेंट, जो कि आपको एक XRD का डायफ्रैक्शन पैटर्न देता है, वो उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो एक्सरे यूज होती है उसकी एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, तो जो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट करती है, अंदर जाती है। तो ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन है XRD, तो ये आपको जो XRD एनालिसिस है ये आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। उनमें जो एक इंफॉर्मेशन है वो है कि ये जो आपका मटेरियल होता है वो जो भी है उसका क्रिस्टलाइट साइज बताता है। क्या बताता है? क्रिस्टलाइट साइज। ठीक है, फिर इंटर प्लेनर डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हैं। मीन कि कोई भी प्लेन्स है तो उनमें डिस्टेंस है, इनकी भी हम बात करेंगे। तो इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, फिर प्योरिटी के बारे में किसी हद तक। ठीक है, प्योरिटी कि वो कितना प्योर है मटेरियल आपका, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्रिस्टलिटी के बारे में कि वो क्रिस्टलाइन है नहीं है। ठीक है, CRYSTA क्रिस्टलिनिटी की भी इंफॉर्मेशन देता है ये हमें। फिर कुछ जो स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स आते हैं उनको भी हम XRD पैटर्न से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो स्ट्रेसेस आती हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर शेप्स को हम शेप्स का आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी शेप्स बनती हैं। ठीक है, बाय नोइंग द लैटिस पैरामीटर्स। तो ये जो XRD इंस्ट्रूमेंट होता है इससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है, या इसको स्पेक्ट्रम नहीं कहते, कुछ बुक्स में इसको स्पेक्ट्रम से भी लिखा होता है। एक्चुअली दिस इज डायफ्रैक्शन पैटर्न। जो हमें XRD का वो आपको मिलता है ना प्रोफाइल, वो क्या होता है? वो आपके पास XRD पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको XRD से मिल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये जो XRD होता है इसमें आपके पास सैंपल जो है वो पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। लिक्विड्स का भी XRD लिया जा सकता है कि अगर कोई लिक्विड भी है अगर उसका XRD पैटर्न आ जाता है, वो हमें पॉलीमर्स का भी आ जाता है। कुछ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं, कुछ एमॉर्फस होते हैं, तो ये भी आपको हिंट मिल जाता है। ठीक होगी बात। इसके साथ ही इस टेक्निक में ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिंगल क्रिस्टल XRD भी होता है हमारे पास, और पाउडर मीन के सिंगल क्रिस्टल और पाउडर, उसका भी पाउडर सैंपल भी हम ले सकते हैं। तो ये सिंगल क्रिस्टल और पाउडर फॉर्म में दोनों स्टेट में ये पाया जाता है। दोनों फॉर्म में आप पाउडर भी दे सकते हैं, और फिर उसमें सिंगल क्रिस्टलाइन XRD भी होता है, और ये पाउडर डिफ्रैक्शन लेने के लिए भी आपके पास XRD होता है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली कि XRD की जो वो होल्डर होता है वहाँ पे हमें सैंपल रखना होता है, और सैंपल को रोटेट करवाते हैं, और सैंपल को रोटेट करवाने से XRD उसके ऊपर एक्स-रे जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, और उसके नतीजे में आपको एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। सपोज कि ये सैंपल है, तो ये सैंपल आपने यूँ रखा होता है, और इधर से वो एक्स-रे की लाइट जो है वो आ रही होती है, वो लाइट को ट्रैक करती है, और साथ साथ सैंपल का हम एंगल चेंज कर रहे हैं। उस एंगल के चेंज करने से आपको डिफरेंट एंगल्स पे वो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, उसको फिर हम स्टडी करते हैं। तो वो हमें स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, स्पेसिंग की इंफॉर्मेशन देता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, क्रिस्टलाइट साइज, प्योरिटी, सैलिनिटी, डिफेक्ट्स, इन सब के बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि XRD पैटर्न होता क्या है। जो हमारे पास XRD पैटर्न आता है उसमें अगर आप देखें ये है, और इधर आपके पास
इधर वो पैटर्न की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 2 थीटा वॉल्यूम एंगल चेंज करने से लाइट इंटरेक्ट करती है, वो चीज होती है आपके पास, ठीक है। तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे एक पैटर्न बनाता हूँ। सपोज कि यूँ हम चलते हैं, एक ऐसे आती है लाइन, फिर थोड़ी सी ऐसे आती है, फिर कुछ ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, कम ज़्यादा या इस तरह में डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। ये आपके पास एक एक्स पैटर्न आता है, एक ये पैटर्न भी होता है, और एक ये भी मैं क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करता हूँ, ठीक है, उसका ये एक पैटर्न है। फिर इनके ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, आपको देखा होगा कि यहाँ पे 1 1 1 लिखा होता है, ठीक है। इस तरह आपके पास कुछ जगहों पे ये 1 1 1 है, 2 2 0 लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको और चीज़ें, इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, 2 2 0 लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको ये कुछ इस तरह के 3 1 1 लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। डिफरेंट ऊपर 0 लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह चलते चलते आपके पास 2 के बाद कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, 4 0 इस तरह के कुछ रेंजेस आपके पास आ जाती हैं, 3 3 1 ये आ गया। लेट्स सपोज कि आपके पास ये 4 2 2 आ गया। फिर आपके पास कोई और चीज़ आ जाती है, इस तरह ये 5 1 1 आ गया। तो ये ऊपर कुछ लिखे हुए मिलते हैं, और साथ ये इंटेंसिटी और ये एंगल, तो ये आपको एक पैटर्न मिलता है। ये डिफरेंट होती हैं चीज़ें, इनकी भी हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दीज पैरामीटर्स, व्हाट आर दीज एक्चुअली। और फिर ये 2 थीटा की वैल्यूज होती हैं, ये आपके पास मुख्तलिफ होती हैं, 20 40 60 80। तो ये आपके पास 20 40 60 80, तो ये एंगल होता है, ठीक है। तो हर एंगल पे कोई भी आपको क्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसके साथ एक्स रे लाइट इंटरेक्ट करेगी, और फिर वो रिफ्लेक्शन पैटर्न जो मिलता है वो आपको कुछ इस शक्ल में मिलता है, ठीक है। अब हमने यहाँ से बहुत कुछ, एक तो जब इस तरह की शार्प लाइन्स हों तो वो हमें बताती हैं कि मटेरियल आपका क्रिस्टलाइन है, ठीक है। और अगर इस तरह की बड़ी सेपरेटेड सी इंडिविजुअल सी लाइन्स आए तो वो हमें ये बताती हैं कि आपका मटेरियल भी प्योर है। अगर इसमें नॉइज़ आए कुछ इस तरह की चीज़ें साथ में ऊपर, तो ये जो नॉइज़ आता है ज़्यादा, तो वो भी हमें ये बताता है कि मटेरियल जो है आपका वो क्या है, उसकी प्योरिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। फिर अगर तो ये क्रिस्टलाइन है तो ये शार्प लाइन है, अगर क्रिस्टलाइन नहीं है, अमॉर्फस नेचर का मटेरियल आपका, मीन कि हम तो ये क्रिस्टलाइन पढ़ते हैं, अगर अमॉर्फस नेचर का हो तो अगर इधर इंटेंसिटी हो, इधर 2 एंगल है, तो ये कुछ इस तरह का बैंड आएगा आपके पास, ठीक है। वो बैंड इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, वो वेरी करता है, ठीक है। तो वो बैंड क्या शो करता है कि मटेरियल आपका अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन नहीं, ठीक होगी बात। अब ये आपके पास एक पैटर्न आता है, ये एक मटेरियल है, तो ये एक तो क्रिस्टलिनिटी आपको मिल जाती है, उसकी हाई क्रिस्टलिनिटी है, ये आपको आइडिया हो जाता है, गुड, ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। सेकेंडली, ये जो चीज़ें ऊपर लिखी होती है 1 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 2 2 0 3, तो ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं, ये मिलर इंडिसेस होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लेन्स, मिलर इंडिसेस। तो ये बेसिकली 2 2 0, ये क्या चीजें हैं हमारे पास, ये सारी क्या चीजें हैं, ये बेसिकली प्लेन्स, और इनको क्या कहते हैं, ये आपके पास मिलर इंडिसेस होते हैं। ये अब आपको पता है, ये सारी चीजें, ये क्या होते हैं, सारे मिलर इंडिसेस प्लेन, और ये प्लेन डिफरेंट होते हैं, इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। तो वो ओरिएंटेशन के डिफरेंट
स्टाइल में या डिफरेंस होने की वजह से उनका पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो प्लेन्स होते हैं इनकी ओरिएंटेशन वेरी करती है, और उस ओरिएंटेशन मतलब ट्रिपल वन है, ये प्लेन कुछ और स्टाइल से होगा, 2 2 0 और स्टाइल से होगा, 2 2 1 किसी और स्टाइल से होगा, किसी और ओरिएंटेशन में होगा, जिस वजह से उसका जो पैटर्न है वो चेंज करता है। तो हर प्लेन की एक अपनी डिफ्रैक्शन पीक होती है, तो वो यहाँ पे शो हुई हुई है। ये डिफ्रैक्शन पीक्स जो है ये बेसिकली ये बना है। ठीक है, डिफ्रैक्शन पीक्स है। बाकी फिर हम ये जो क्रिस्टलाइट, तो इससे पहले हम चीज निकालते हैं जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइट साइज। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइट साइज। तो जब आपके पास स्पेक्ट्रम कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है किसी भी मटेरियल का, तो उसका क्रिस्टलाइट साइज कैसे निकालते हैं? तो क्रिस्टलाइट साइज निकालने के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, डिवाइड शेयर फार्मूला या वो आप यूज करते हैं। वो क्या है? क्रिस्टलाइट साइज D इज इक्वल टू K लैम्डा ओवर बीटा कॉज ऑफ थीटा, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइट साइज निकालने के लिए। ये क्या है? D आपके पास क्या है? क्रिस्टलाइट साइज। K क्या है? K शेप फैक्टर है, अगर क्यूबिक मटेरियल है तो उसके लिए आप 0.9 लिखते हैं। लैम्डा वो रेडिएशन है जो आ रही है, उनकी वेवलेंथ जो है वो आपके पास 1.541 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद नैनोमीटर बनाते हैं, 0.1541 नैनोमीटर बनता है। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा वो पीक पोजीशन होती है। तो आपने कौन सी पीक लेनी होती है? बेसिकली दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न में यू हैव टू सिलेक्ट the most intense peak for the measurement of crystallite size. You will have to find the most intense peak, diffraction peak. तो इन सारी पीक्स में से वो जो मोस्ट इंटेंस पीक है वो आपके पास ये बनती है। ठीक है, तो इसकी आपने पीक पोजीशन देख ली है, तो ये तकरीबन 20 के करीब आ रही है। तो ये 20 किसकी वैल्यू है? 2 थीटा की, बट यू नीड ओनली थीटा। तो यहाँ पे देखें कि 2 थीटा की वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू 20 डिग्री, और थीटा क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 10 डिग्री। ओके, अब के भी हमें पता है, वेवलेंथ का भी हमें पता है, ठीक है, और थीटा का भी हमें आइडिया हो गया। अब क्या चीज रहेगी? बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा बेसिकली इसको हम कहते हैं बीटा इक्वल टू फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, FWHM। ये क्या होता है? फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम या मैक्सिमम हाफ, एक्चुअली हाफ मैक्सिमम। अब ये क्या है? ये जो पीक है आपके पास, ये वाला मोस्ट इंटेंस पीक, इस पीक का आपने क्या करना है कि इसका पहले हाफ देखें। ये पीक है, इसका हाफ तकरीबन यहाँ पे बनेगा, ये इसका हाफ है। ठीक है, तो हाफ मैक्सिमम पे उसकी फुल विड्थ निकालनी है आपने। ठीक है, तो इसका एक और भी है, वो क्या है? तो आप इस तरह कर सकते हैं। सपोज जब इस पीक को हम लेते हैं सेपरेट करके, इसका डेटा लेते हैं, तो ये हमें कुछ इस तरह की मिलती है, ये मोस्ट इंटेंस पीक, ये मैक्सिमम है। इसका हाफ लेके काम करता है यहाँ। इस हाफ पे आपने फुल विड्थ फाइंड करना है, मीन कि ये वाला डिस्टेंस हाफ पे आके विड्थ डिस्टेंस। तो इसको आप जब स्केल रखते हैं, वो चेक करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस सपोज कि ये
ये 20 पे इसकी पोजीशन थी और इधर सपोज 19 है और इधर सपोज 21 है, जस्ट एग्जांपल। तो अब ये आपने डिस्टेंस लेना है, तो ये क्या है, ये 19.2 बनता है और ये 20.5 बनता है। ये 19.5 है और ये 20.5 है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, जो डिफरेंस है बीटा वो कितना आ जाएगा 20.1 सॉरी 5 माइनस 19.5 इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो ये जो डिफरेंस है बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 डिग्री। मगर जब आप यहां पुट करेंगे तो बीटा डिग्री में नहीं लेना, बीटा मस्ट बी इन रेडियन में होना चाहिए एंगल, किसमें वो डिग्री में नहीं लेना, बीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो रेडियन कैसे निकालते हैं, तो कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन वो कैसे करते हैं आप कि डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। तो ये जो भी आंसर आता है वो आपके पास क्या आएगा, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास पाई ओवर 180 आ जाएगा। और इसका जब आप वो कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो ये 0 पॉइंट कुछ वैल्यूज आएंगे, वो आपके पास क्या होगा रेडियन में, वो आपने वहां पे लिखना, डिग्री वाला नहीं लिखना, ये याद रखना। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंस जो है वो 0.05 डिग्री आता है तो उसके रेडियन क्या होंगे 0.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा। दैट आंसर इन रेडियन यू हैव टू यूज इन दिस इक्वेशन। ओके, तो अब आपके पास ये क्रिस्टलाइट साइज होगा किसी भी मटेरियल का जो कि आपने उसकी मोस्ट इंटेंस डिफ्रैक्टिव पीक से लेना है, वो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू k 0.9 लिखा, ये 0.1541 नैनोमीटर है और नीचे आपके पास बीटा फॉर दिस पर्टिकुलर केस तो क्या आ गया पाई 1 डिग्री है मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ठीक है। तो ये आंसर जो भी आंसर आएगा इसका रेडियन वाला 0 पॉइंट समथिंग रेडियन मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 10, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपके पास नैनोमीटर में आएगा। वो क्या चीज होगी, दैट विल बी द क्रिस्टलाइट साइज। तो इस तरह आप क्रिस्टलाइट साइज भी निकाल सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइट साइज क्या होता है ये बताना चाहिए आपको। क्रिस्टलाइट, तो इस इक्वेशन को यूज करके यू विल बी एबल टू फाइंड द क्रिस्टलाइट साइज ऑफ द नैनो मटेरियल। अब जो भी है, अब आप तो पार्टिकल बना रहे होते हैं तो क्रिस्टलाइट सिंगल क्रिस्टलाइन या सिंगल क्रिस्टल होता है। क्रिस्टलाइट बेसिकली क्या होता है, स्मॉलेस्ट सिंगल क्रिस्टल, और पार्टिकल जो होता है वो आपका ग्रेटर या इक्वल टू क्रिस्टलाइट साइज हो सकता है, ठीक है, बट इट कैन नेवर बी पार्टिकल साइज लेस नहीं होगा किससे, क्रिस्टलाइट साइज। इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल साइज क्रिस्टलाइट साइज से स्मॉलर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पार्टिकल में आपके पास यूजुअली एग्लोमेरेट्स बनते हैं, ठीक है, एग्लोमेरेट्स बनते हैं, तो उसमें ज्यादा क्रिस्टल भी हो सकते हैं।
तो ये जो आपके पास पार्टिकल साइज होता है ये हमेशा क्रिस्टलाइट साइज से ग्रेटर होता है। पार्टिकल साइज क्रिस्टलाइट साइज से हमेशा ग्रेटर होता है। अगर बहुत ही केयरफुल उसका टेम्परेचर या सिंथेसिस की जाए, इतनी क्या कहते हैं बेहतरीन एनवायरनमेंट में आपने बड़ा वैक्यूम जनरेट करके वो बनाए हैं, तो फिर हो सकता है बड़ी केयरफुल सिंथेसिस के बाद कि पार्टिकल साइज क्रिस्टलाइट साइज के इक्वल हो जाए, मगर पार्टिकल साइज क्रिस्टलाइट साइज से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टिकल साइज क्रिस्टलाइट सिंगल क्रिस्टल क्या मतलब है कि ये एक क्रिस्टलाइट है, उसमें एक तरह की ये आ गया, तो ये पॉली क्रिस्टलाइट भी हो सकते हैं ज्यादा भी, मसलन इस तरह के 2-3 मिल गए हैं, ऐसे भी हो सकता है कि कुछ इस तरह के आ गए, कुछ इस तरह सरफेस में आ गए, कुछ इस तरह आ गए, ठीक है। तो इसी से फिर आगे हमारे पास ग्रेन साइज निकलता है, ठीक है। तो पार्टिकल अगर एक बड़ा है तो उसमें डिफरेंट क्रिस्टलाइट हो सकते हैं, ठीक है। ये एक पार्टिकल है आपका और इसमें ये डिफरेंट क्रिस्टलाइट होगा, ठीक है। तो पार्टिकल आपका बिगर है, बिगर पिक्चर है, और क्रिस्टलाइट स्मॉलर पिक्चर है क्रिस्टलाइट। तो क्रिस्टलाइट साइज ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल साइज के इक्वल हो सकता है। वो कैसे? कि जब एक ही किस्म का क्रिस्टलाइट हो पार्टिकल के अंदर, बड़ी कंट्रोल सिंथेसिस की हो, ठीक है। तो पार्टिकल साइज हमेशा क्रिस्टलाइट साइज से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो जब आप XRD से डेटा लेते हैं, उससे क्रिस्टलाइट साइज निकालते हैं, उससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? क्रिस्टलाइट साइज से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो मटेरियल है उसमें जो सिंगल क्रिस्टल है उसका साइज कितना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सिंगल क्रिस्टल का साइज ये है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टिकल का साइज हो सकता है कि पार्टिकल के अंदर उस तरह के बहुत सारे क्रिस्टल्स भी हों, क्रिस्टलाइट्स भी हों, या वो एक ही तरह का क्रिस्टलाइट हो। तो उसकी अच्छी केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए कि पार्टिकल साइज एग्जैक्ट निकालने के लिए फिर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तरफ मूव करते हैं। तो वो फिर हमें बताता है कि जी पार्टिकल साइज ये है, और फिर आप उसको मैच करते हैं क्रिस्टलाइट साइज से, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ अगर वो इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एक तरह की फेज है, मगर ऐसा बहुत मुश्किल है ऐसा। अच्छा जी, ये तो अगर क्रिस्टलाइट साइज निकाला, फिर ये जो डिफ्रैक्शन इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना, तो वो कैसे निकालते हैं? सपोज कि आपके पास पार्टिकल है ये, वो सॉलिड मटेरियल, उसमें एटम जो हैं उनकी इस तरह की कुछ अरेंजमेंट है। ये कुछ उनकी अरेंजमेंट्स है। अब एक ये है, इसको आप लेयर 1 कह रहे हैं, ये लेयर 2 है। तो इनका आपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस तो इसको कैसे निकालते हैं? ये आपके पास अगर 2 लेयर्स हैं तो लाइट जब एक्स रे आती है इंटरैक्ट करती है और निकल जाती है। फिर सिमिलरली वो लाइट यहाँ पे भी आती है, इधर पार्ट को भी वो टच करती है। तो अगर ये लाइट यूं आके इधर जा रही है और ये इधर आके इधर जा रही है, तो ये इसको हम कहते हैं, अगर इसको A बोले तो इसको B कह लें, और सिमिलरली ये लाइट इधर भी आ रही है और इसको C कह लें और इसको D कह लें, और यहाँ पे ये एक एंगल बनाती है। तो इसको आप इधर लिखें, एंगल को आप इधर लिखें, ये ठीक है। तो इससे भी आपको ये एक एंगल बन रहा है,
ठीक है। ये अगर आपके पास इसको देखें ज़रा, ठीक है, तो इसको देखने से आपको ये हिंट मिलता है, अगर ये बी है, ये डी है और ये ए है, मीन कि ये बी और डी और ये बी का ए के साथ एंगल और फिर ए बी, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज और ये बेस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज क्या बनती है जब राइट, तो यहाँ पे पता है कि सी बी जो है वो इज इक्वल टू बी डी बी है, ऐसे ही है ना, उसकी लेंथ इक्वल है, और ये जो है एन लैम्डा ये किसके इक्वल है, सी बी प्लस बी डी। एन लैम्डा मीन एन इज इंटीजर जो कि होल नंबर है, और लैम्डा वो वेवलेंथ जो लाइट ये आ रही है डायरेक्ट करती है, ठीक है। सी बी प्लस बी, तो हमें पता है कि सी बी इक्वल टू बी डी, तो इसको हम बी डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा लिखिएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी साइन ऑफ थीटा। तो बी डी किसके इक्वल हो गया, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब बी डी की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाता है, 2 ए बी साइन ऑफ थीटा, और ये एन लैम्डा हो गया। ए बी जो है वो आपके पास ये डिस्टेंस है जिसको आप डी कहते हैं, ये वाला इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो ए बी किसके इक्वल है, डी के, इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, एल लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन यूज करके हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालते हैं उसी एक्स वाली पैटर्न से। तो वो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये बड़ा वेल नोन लॉ है, इसको हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ, ठीक है। ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा। तो ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस आपको देता है, और इसी से ये d है, d की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू a ओवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट। अब ये क्या है, h k है, ये वो इंडिसेस है, ये वो प्लेन है जो कि हमने ये देखा था कि जब ये आपका डिफरेंशियल पैटर्न आता है तो ये कुछ जब इस तरह की वैल्यू के ऊपर कुछ लिखा होता था 1 0 0 1 1 1, ये चीज जो है ये बेसिकली एच। अब ये 1 1 1, ठीक है, तो ये 1 1 1 बेसिकली क्या है कि 1 का ये जो है ये एच के इक्वल है, ये के और ये है, और ये बेसिकली अराउंड एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ठीक है। तो इस किस्म के लिए, तो जब भी आपके पास कोई पैटर्न आता है, मसलन सपोज ये आपके पास 2 थीटा इंटेंसिटी, ठीक है। अब आपने एक चीज को ब्रैग्स लगाया है, वो याद रखना है 2d साइन ऑफ थीटा, और एक ये d की वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालते हैं, ये चीज, ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। अब इंटेंसिटी जो आती है आपके पास, जैसे हमने बनाया था, यूं आया, यूं आ गया, यूं आ गया, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 0 0, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 1 1, ये इसी तरह 1 2 0 है, ये मैं लिख देता हूँ। अब ये जो है, जब हम इसका x यूं करते हैं, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो प्लेन कैसे बनता है बेसिकली, अगर हम 1 1 1 की बात करें
तो ये क्या है बेसिकली मिलर इंडिसेस। 1 मीन मैक्सिमम हो फुल लेंथ तक। तो ये अगर मैं इसको 1 x के अलावा जो चीज होगी उसको कहते हैं h, y के k और z के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब 1 1 लिखा होता है तो मीन कि h की वैल्यू 1 है, k की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू भी 1 है, मिलर इंडिसेस। और अगर ये 2 2 0 लिखा होता है तो h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो h k l बेसिकली है। तो इससे आगे तो अब जब हम मिलर इंडिसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो h k l का पता लग रहा है। तो ये मिलर इंडिसेस क्या होते हैं बेसिकली, क्या अब हम बात थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दूंगा मिलर इंडिसेस। बेसिकली ये इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट, इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ये होते हैं बेसिकली मिलर इंडिसेस। अब ये चीज क्या है, सपोज कि ये आपके पास x है, ये y है और ये z है। अब कोई भी ये देख ले कि ये इसके इक्वल एक लेंथ है, x फुल लेंथ है। अब इसका फुल ये है, इसको हम बांटेंगे, इसका फुल ये है, इसको हम बांटेंगे, इसका फुल ये है, इसको हम बांटेंगे। तो इस लाइन को ये यहाँ पे कट कर रहा है 1 पे, 1 का इंटरसेप्ट क्या होगा 1/1, इसका इंटरसेप्ट 1 है तो उसका इनवर्स क्या होगा इंटरसेप्ट का 1/1। इसका इंटरसेप्ट क्या मीन कि ये कहां पे कट कर रहा है इस एक्स एक्सिस की लाइन को 1 पे, तो वो लिखेंगे y को यहां पर z को कहां कट कर रहा है 1 पे, तो उसका इनवर्स क्या होगा 1/1। ये क्या बन जाएगा 1 1 1। तो इसको हम यूं भी लिखते हैं 1 1 1। तो ये किसकी इक्वल होता है h k और ये। सिमिलरली अगर ये x एक्सिस यहां पे कट करे और ये 1 पे कट करे और ये भी 1 पे कट करे, अब इसका क्या होगा, ये क्या हो गया 1/2, ये 1 का हाफ हो गया और ये पूरा कंप्लीट 1, ये भी कंप्लीट 1। अब इसका मिलर इंडिसेस क्या बनेगा, मिलर इंडिसेस क्या है बेसिकली आपके पास इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट है 1/2, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 2 और इसका 1 ही रहेगा और इसका भी 1, तो 2 1 1। तो ये h की वैल्यू है, ये k की वैल्यू है एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ h k l जो कि इंडिसेस है। अब इस तरह ये प्लेन चेंज हो जाते हैं, यानी कि वैल्यूज चेंज होने से पर्सन 1 0 0 की ओरिएंटेशन और होगी, 1 1 1 की ओरिएंटेशन और होगी, 1 2 0 की ओरिएंटेशन और होगी। जब उनकी ओरिएंटेशन ही डिफरेंट है तो फिर उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा वो भी डिफरेंट ही आएगा। क्लियर? तो अभी मैं एक आपको बना के दिखाता हूं। सपोज कि आपके पास एक क्यूब है, ये क्यूब बनाया मैंने, ठीक है, ये अच्छा नहीं बना, फिर से बना। ये आपके पास क्यूब है, ठीक है, ये आपके पास y है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। अब हम बना रहे हैं 1 0 0। बेसिकली 1 0 0 का क्या मतलब है कि ये इनवर्स है किसी चीज का, हमने ये मिलर इंडिसेस है। मिलर इंडिसेस क्या होता है इनवर्स ऑफ इंटरसेप्ट। तो अगर इनवर्स की वैल्यू 1 है तो इंटरसेप्ट क्या होगा 1। अगर इनवर्स की वैल्यू 0 है तो इंटरसेप्ट बेसिकली क्या था इनफिनिट, और अगर ये भी 0 है तो उसका इंटरसेप्ट क्या था इनफिनिट।
अब इनका आप रिवर्सल है, 1/1 बनेगा, 1/∞, 1/∞, ये क्या होता है 1 और ये 0 0। तो इन्फिनिट तो बहुत मतलब वो चला गया ना कि वो इन्फिनिट में जाके बहुत हाई लेंथ होती जो कि आप अनआइडेंटिफाइड है। तो अब ये देखें कि 1 कहाँ पे है आपका, ये मैक्सिमम है, बाकी सारे फैक्टर 0 है। तो वो जो प्लेन है आपके क्यूब की, वो प्लेन जो एक्स एक्सिस में वो सारी ये है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये होता, ये तो बनाया हमने ब्लैक कलर का, ये हमारे पास क्या था 1 0 0। अब अगर हो हमारे पास 0 1 0 मीन कि वाई एक्सिस आपके पास पूरी की पूरी वो साइड है, तो ये क्या बनेगा 0 1 0, तो ये आपके पास ये वाली साइड है। ये ग्रीन। इसी तरह अगर हमारे पास ये हो जाए 0 0 1, तो ये h की वैल्यू, ये k की और ये l किसकी होती है z की, और k किसके लिए होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ k वो क्या था h k h कौन सी होती है जो x एक्सिस है, k y एक्सिस, l z एक्सिस। ठीक है, और z पे अब ये आपके पास h k l, z पे तो ये z वाली साइड है यहां से ऊपर, तो ये सारा जो है आपका z बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। इसी तरह अगर आपके पास कुछ, अब ये देख लो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी ना, जब 1 0 0 है तो ये फेज है आपके पास, ये सरफेस आ रही है। अब यहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी वो आपको शो, जब 0 0 1 है तो फिर ये वाला पार्ट है, तो इसकी एंगल और है, तो ये किसी और एंगल पर जाकर डिफ्रेक्शन शो करेगा, ये पार्ट किसी और जगह पर डिफ्रेक्शन शो करेगा, ये पार्ट किसी और जगह पर डिफ्रेक्शन शो करेगा। तो जब मिरर इंडिसेस डिफरेंट हो गए, प्लेन्स डिफरेंट हो गए, तो उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई। जब ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई तो वो उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, और पोजीशन डिफरेंट होने के साथ उनकी डिफ्रेक्शन पैटर्न भी चेंज करता है। सिमिलरली हम एक और बनाते हैं, बस आप में बनाता हूँ 1 1 1, मीन कि h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, l की वैल्यू, मीन कि x एक्सिस के अलाउंग y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर हम ये बनाते हैं, ये आपका x है, ये y है, ये z है। अगर फुल लेंथ जो है वो हम इसको ले लेते हैं, ये इक्वल, तो ये आपका u जो है प्लेन बनता है डिफ्रेक्शन, तो इसका पैटर्न कुछ और आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने यहां लिखा होता 1 1 2, तो इसका ये मीनिंग होते कि x एक्सिस के अलाउंग 1 है, y एक्सिस के अलाउंग 1 है, और z एक्सिस के अलाउंग 2 2 मीन हाफ, ये है। तो ये कुछ इस तरह पैटर्न बनता है। अब इसकी वैल्यू कुछ और होती है, इसका डिफ्रेक्शन पैटर्न कुछ और होता है। सपोज मेरे पास ये कुछ यूं होता 1 2 1, मीन x 1 होता, y हाफ होता, z 1 होता, तो ये कुछ यूं बनता है। ठीक है, तो इस तरह प्लेन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आप आगे चलते हैं, मसलन हम एक और चीज बनाते हैं, ये है ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 1 1 0, क्या
110। अब ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है जी, 110। अब इसके क्या मीनिंग है, क्योंकि मैं डायरेक्ट टर्म में लिख रहा हूँ 110 मीन कि h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 और l 0। अच्छा अब देखिए ये आपके पास रीजन है h x एक्सिस के साथ 1, ये मैक्सिमम है, y एक्सिस के साथ ये मैक्सिमम है, ये x एक्सिस है, h x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब इन दोनों को मिलाया ये। सिमिलरली आप ये देखें कि यहां पे भी ये x और y, ठीक है, तो इसी तरह का प्लेन ये यहां पर बन जाएगा, डबल इसमें हो जाएगा, तो ये आपका ये प्लेन बन जाएगा डिफरेंट। ठीक है, तो ये एक प्लेन। अब इस प्लेन में जो है वो पोजीशन डिफरेंट होगी, ओरिएंटेशन जो कि डिफरेंट है, तो इसका डिफ्रैक्शन पीक भी डिफरेंट है। अब ये 110 किया, अब और बनाते हैं। इसी तरह आपने ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये z एक्सिस। ठीक है, तो अब हम बनाना चाहते हैं 101। किसका? 101 में x जो है वो आपका 1 है, ठीक है, y जो है वो 0 है और z जो है वो आपका 1 है। ठीक है, अब 101 में तो अब आप देखिए कि आपका ये प्लेन कुछ यूं बन रहा है ऐसे। तो सिमिलरली इस एंगल पे देखिए, ठीक है, ये आपका x बनता है, ये x है, ये y है और ये z है, तो ये मैक्सिमम है, तो ये आपका प्लेन कुछ यूं बनेगा। ठीक है, अब देखिए 101 का प्लेन और है और 100 का प्लेन और था, 101 का प्लेन और था, तो प्लेन जब डिफरेंट है, इंडिसेस डिफरेंट है, तो उनकी प्लेन की पोजीशन डिफरेंट होगी, एंगल डिफरेंट होगी। जब एंगल डिफरेंट आ गए आपके पास डिफ्रैक्शन एंगल भी डिफरेंट आते हैं, इसलिए आपको हर डिफ्रैक्शन पीक एक डिफरेंट एंगल पे शो होती है। तो ये है बेसिकली डिफ्रैक्शन पीक्स। और ये डिफ्रैक्शन पीक्स क्यों जनरेट होती हैं? तो ये इस किस्म के प्लेन बनाने से आपको डिफ्रैक्शन पीक्स मिलती है। ठीक होगी बात? गुड। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब एक और चीज है, जो इंडेक्स प्लेन का इंडेक्स बढ़ता है, प्लेन का इंडेक्स इंक्रीज होता है, तो डिस्टेंस जो है उनमें वो कम हो जाता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंडेक्स का क्या मतलब है, उनका डिस्टेंस क्या मीनिंग है, और फिर जो ही उनका प्लेन्स का इंडेक्स इंक्रीज करता है तो उनका फिर एंगल भी इंक्रीज करता है। मीन कि हायर इंडेक्स वाली प्लेन जो है वो हायर एंगल पे जाके बनेगी। वो कैसे? मीन कि ये आपने बनाया था 2 थीटा और ये इंडेक्स आपने यूं किया था, यहाँ पे लिखा था 100, यहाँ पे लिखा 111, यहाँ पे 121, यू कुछ लिखा हुआ, आगे जाके कहीं 400 आएगा। अब एंगल भी इधर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 20 था, ये 40 है, ये 60 है और ये 80 है। तो इंडेक्स मीन कि ये वैल्यू जो है, अब ट्रिपल 1 के बाद कभी 100 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए 100 1 1 2 1 हो सकता है, आगे 3 हो सकता है, फिर 4, तो ये इंडेक्स है बेसिकली, वो हम निकालते हैं। तो जो प्लेन होता है उसका जो इंडेक्स है वो जितना ग्रेटर होता जाएगा वो हायर एंगल पर जाके अपनी डिफ्रैक्शन शो करेगा। एक चीज
अब उनका डिस्टेंस और जितना वो हायर होता जाएगा, जितना वो ग्रेटर होता जाएगा इंडेक्स, उतना उनमें डिस्टेंस जो है वो स्मॉल होता जाएगा। मतलब हमारे पास एक है जी, हम कहते हैं जी 110 है और एक 120 है, ठीक है। इनका डिस्टेंस निकालें, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, वो कैसे निकाल सकते हैं? ये देखिए, पहले आप इसका निकालें। सपोज के ऊपर आप a रखें, नीचे देखें h की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू 1/2, 0/2 अंडर रूट लेंगे, तो ये क्या बनता है? a/2 अंडर रूट, ठीक है। अब सिमिलरली इसका लें, ये क्या आएगा? a/1/2, 2/2, 0/2 अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? a/5 अंडर रूट। अब देखिए कि d की वैल्यू किसकी ग्रेटर है? ये हायर नंबर है नीचे, तो d की वैल्यू स्मॉल होगी। तो जितना ये इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस का इंडेक्स बढ़ता जाएगा, उतना ही आपके पास क्या होगा? जो डिस्टेंस है टू प्लेन्स के बीच में वो कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं ये कहता हूं कि एक मैं लाइन ये ड्रा करता हूं और एक लाइन में इसी तरह की सिमिलर लाइन ये ड्रा करता हूं, ठीक है। इनको मैं कहता हूं सपोज कि ये हमारे पास 110 है, ठीक है। अब मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा करता हूं, ये देखिए, ये इधर आ जाए, इसी में रेड कलर अलग से कलर, मसलन कि इसमें मैं ये मैक्सिमम ये वाली चीजें ले रहा हूँ, इसी के साथ शुरू करता हूँ। ये चीज हो सकती है, आप ये कर ऐसे, और साथ में मैं ये ले लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये इनको साथ साथ करता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैं क्या देता हूँ? 120, टू डिफरेंट प्लेन हो गए। अब इनका डिस्टेंस देखें आपस में और इनका देखें, ठीक है। तो इससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है डिफरेंट प्लेन्स बनाने से वो उनका स्पेसिंग भी चेंज हो जाती है, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, और फिर डिफ्रैक्शन पीक भी डिफरेंट पोजीशन पे आती है। हाँ, ये जो इंटेंसिटी है ये हमें ये बताती है कि कौन सा प्लेन जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जा रहा है या किस प्लेन पे ज्यादा डिफ्रैक्शन शो हो रही है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये कोई भी अगर क्यूबिक उसका शेप है तो उस क्यूबिक शेप में 111 प्लेन वाला की जो है वो इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन ज्यादा शो हो रही है, और फिर उसके बाद 1 to 1 है, फिर 100 और फिर 400 है, ठीक है। ये उसके बाद है 400 का क्या मतलब है कि आपके पास अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो 4 में कि इसका 1/4, वो अगर ये हाफ है तो ये बनता है 1/4, ठीक है। इसका क्या मतलब है? 1/4। और अगर थर्ड है तो उसका मतलब अगर ये 4 3 1 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होगा? इसका 1/4, इसका 1/3, ये हाफ है तो इसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर पूरा है ये कुछ यूं आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के तो डिफ्रैक्शन पीक क्या है, डिफ्रैक्शन पोजीशन क्या है और इंटेंसिटी क्या है, ये बात को आइडिया होगी और डिस्टेंस का क्या है। तो इस तरह आप अपने इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या देते क्या बेसिकली, इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है या आपका जो नैनो पार्टिकल है उसमें कौन कौन से प्लेन्स टेस्ट कर रहे हैं, किसकी क्या ओरिएंटेशन है, उसकी किसकी डिफ्रैक्शन ग्रेटर है और उनका स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या है। तो इससे आपको काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उससे आगे हम चलते हैं। फिर ये है कि अगर आपके पास एक सपोज जिंक ऑक्साइड है, उसका आप बनाते हैं, उसकी स्पेशल पीक्स होती है, कुछ पीक्स आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई,
जस्ट फॉर एग्जांपल मटेरियल ए है। अब अगर आपने इसका बनाया है कंपोजिट, क्या बनाया है, अगर आपने और फिर आपने मटेरियल लिया बी, ए बी कंपोजिट बनाया है, तो अगर ये ए की लाइन है, ए बी कंपोजिट है, अगर बी कोई और मटेरियल है तो बी की लाइन अलग शो होगी, ठीक है। एक्सआरडी पैटर्न में आपने मटेरियल ए लिया, उसका आपने एक्सआरडी पैटर्न लिया, डिफ्रैक्शन पैटर्न वो रेड कलर में आ गया इसको। अब आपने ए को बी के साथ कंपोजिट बनाया, तो जो एक्सआरडी है उसमें बी भी शो होना चाहिए। हाँ, ये होता है कि समटाइम बी शो नहीं होता अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है, अगर ज्यादा है तो फिर हो जाता है। डोपिंग में क्या होता है, जब आप डोपिंग करते हैं यूजुअली ये देखा गया, अगर बेहतरीन डोपिंग हुई हो, अगर ये आपके पास ए है, ठीक है, और आपने क्या किया है, ए या बी डोप्ड ए बनाया, मीन ए के अंदर बी की डोपिंग की है, बी इक्वल की, तो बी क्या करेगा, बी की एडिशनल पीक्स नहीं आएंगी एक्सआरडी में, ठीक है। एक्सआरडी में बी की नो एडिशनल पीक्स ऑफ बी, क्योंकि बी डोपिंग के केस में ए के स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, तो स्ट्रक्चर की पीक पोजीशन में थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है। मसलन पीक पोजीशन चेंज हो सकती है, मसलन ये यहाँ थी तो डोपिंग की थोड़ी सी चेंज होगी, शिफ्ट होगी, पीक पोजीशन इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, पीक पोजीशन डिक्रीज हो सकती है, पीक पोजीशन पीक पोजीशन वही होगी, हाँ, पीक की हाइट इंक्रीज हो सकती है, पीक की हाइट डिक्रीज हो सकती है आफ्टर डोपिंग, या पीक में थोड़ी सी स्ट्रेस आ जाए, पीक थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए, हल्की सी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं, मगर एडिशनल पीक नहीं आनी चाहिए डोपिंग के केस में। अगर आती है तो इट मींस कि कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा है जो कि रह गया है, जो कि एग्जैक्टली उसके स्ट्रक्चर के अंदर नहीं गया, वो अभी कंपोजिट की फॉर्म में ही वहां पे मौजूद है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। मगर कंपोजिट के केस में तो आप बनाई कंपोजिट जिक्र है तो वो डिफरेंट पीक्स आएंगे। समटाइम ये देखने में आया है कि एक्सआरडी पैटर्न में जो दो मटेरियल होते हैं उनका जो एक्सआरडी पैटर्न आता है उसमें भी समटाइम पोजिशनल पीक्स आ जाते हैं, जिसकी आप डोपिंग करते हैं। हो सकता है कि जो डोपिंग होगी थोड़ा बहुत वो स्टैटिक रेशियो बैलेंस नहीं रही है, कुछ ऐसी मिस्टेक की वजह से वो समटाइम आ भी जाती है। तो ये है कि आज हमारा लेक्चर, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो इसकी जो ट्रायल है, वो एक्सआरडी का पैटर्न है, वो कैसे करते हैं, वो रीजन पे कैसे लेके करते हैं, या उसकी कैसे वो ड्रॉ करते हैं, उसको मैं आपको एक फाइल भेजूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। वैल्यूज एक ओरिजिन है एक्स, ओके।